नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हम सब सालों से सुनते आए हैं, हम दो, हमारे दो या बच्चे दो ही अच्छे। जनसंख्या नियंत्रण के अवेयरनेस के लिए यह बात हमेशा कही जाती रही है अलग अलग मंचों के जरिए। लेकिन पिछले कुछ समय से देश में एक नई बहस चल पड़ी है, जिसमें हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील अलग अलग वर्ग से जुड़े लोग लगातार कर रहे हैं। इसके पीछे दुहाई दी जाती है कि सनातन खतरे में है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें, इसके लिए कोई कानून नहीं रोकता। वहीं शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती तो यहां तक कह चुके हैं कि हिंदुओं को 10-10 बच्चे पैदा करने चाहिए। भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी चेताने वाले अंदाज में कह चुकी हैं कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, वरना विधर्मी हिंदुओं को कुचल देंगे। और अब इसी कड़ी में शिव महापुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, जो इन दिनों रायपुर में हैं, उन्होंने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने की अपील की है। और इसके पीछे उन्होंने भी तर्क दिए हैं कि 4 में से 2 बच्चे अपने पास रखिए और 1 सनातन धर्म की सेवा के लिए और 1 बच्चा राष्ट्र की सेवा के लिए सीना को समर्पित कर दीजिए। उन्होंने चिंता जताई कि एक ही बच्चा होगा तो किसे अपने पास रखेंगे और किसे धर्म की रक्षा के लिए देंगे। अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सुनिए कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा है। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और 1 सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और 1 राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। तो पंडित प्रदीप मिश्रा को आप सुन रहे थे। जाने माने कथावाचक है, शिव पुराण की बात अलग अलग मंचों से लगातार करते हैं और यहां पर इन्होंने एक बार फिर से कहा कि सनातन धर्म की सेवा के लिए 1 बच्चा समर्पित करें, राष्ट्र की सेवा के लिए 1 बच्चा समर्पित करें और 2 बच्चों को अपने पास अपने घर परिवार में रखें। यानी 4 बच्चे हिंदुओं को पैदा करने चाहिए। और ये कोई नई बहस नहीं है, क्योंकि लगातार हम इससे पहले भी कई साधु संतों से लेकर संघ प्रमुख के बयान पर भी चर्चा कर चुके हैं। सांसदों और जनप्रतिनिधियों तक के बयान भी इस पर आते रहे हैं। अब जाहिर है पंडित प्रदीप मिश्रा की सलाह पर सियासी बवाल मचना ही था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान से असहमति जताते हुए कहा कि महंगाई का दौर है, ऐसे में 4 बच्चे मुमकिन नहीं। भगवान शिव के भी 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिक, ये उन्होंने भी कहा। और ये भी उन्होंने कहा, यानी सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंतित रहे हैं और उन्होंने भी उत्तर प्रदेश के लोगों से 2 ही बच्चे करने की अपील भी की है। वहीं भाजपा नेताओं ने पंडित प्रदीप मिश्रा की सलाह का समर्थन किया है। एक बार सुनिए किसने क्या कहा। मिश्रा जी बहुत विद्वान और शिव भक्त हैं, उनका हम सब आदर करते हैं, लेकिन कुछ बातों में मतभेद जरूर हो सकता है। मिश्रा जी चाहे तो पुनर्विचार कर लें, देख लें, सोच लें। एक तरफ योगी जी को देखिए, योगी जी कह रहे हैं 2 बच्चे ही होने चाहिए, दोनों ये तय कर लें कि क्या होना चाहिए। मिश्रा जी के आराध्य देव शिव भगवान के भी 2 ही पुत्र थे, कार्तिक और गणेश भगवान। तो वो अपने आराध्य देव की बातों को अनुकरण करें तो ज़्यादा बेहतर है। बड़े कथावाचक और जिनकी स्वीकार्यता सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में है। प्रत्येक दिन लाखों लोग उनको सुनने आते हैं, उनकी वचनों पर विश्वास करते हैं। अगर ऐसा ही है तो आप भी एक कथा करके देख लीजिए, कितने लोग आते हैं सुनने के लिए आपको। टिप्पणी करना बहुत सहज है, कोई भी किसी के ऊपर टिप्पणी तो कांग्रेस के उसमें है। एक संकेत है उनका, जैसा देश में जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है। अभी एक सर्वे आया है विश्व स्तरीय, उसमें लगातार हिंदू पॉपुलेशन पिछड़ रही है, तेजी से बढ़ रही है और इस तरह तो ने ये एक मोटे संकेत किया है। जो उनका वक्तव्य आया है वो वास्तव में सराहनीय है। वो वास्तव में एक संदेशात्मक विषय है कि आज हिंदुस्तान के अंदर में कोई एक परिवार होता है, वो परिवार अपने तक ही सीमित होता है, लेकिन आखिर इस देश को मजबूती के लिए आखिर कौन खड़ा होगा। अच्छा संदेश उन्होंने दिया है और इस पर समूचे हिंदुस्तान को विचार करना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उसके संदर्भ में जो भी निर्णय लेना है वो प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना स्वयं का अधिकार होता है। विभिन्न तरह के सर्वे और आंकड़े समय समय पर आते रहे हैं, जिसमें कुछ विशेष वर्ग की आबादी बढ़ने की बात आती रही है, जो कि चिंता का विषय भी है। चलिए, तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। कुल मिलाकर पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से
जो सलाह यहाँ पर दी गई और खास तौर पर सनातन धर्म से जुड़े लोगों को यह सलाह दी गई है कि 4 बच्चे पैदा करिए, और उसके पीछे उन्होंने क्या तर्क दिए वो भी आपको हमने सुना है। इसके अलावा हम लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार अलग अलग मंचों से अलग अलग वर्ग से जुड़े लोग इस पर बयान दे चुके हैं। रविंद्र तोमर जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही संदीप शर्मा जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता हैं, नेता हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले रविंद्र तोमर साहब, आपसे जानना चाहेंगे प्रतिक्रिया। पंडित प्रदीप मिश्रा रहने वाले मध्य प्रदेश के ही हैं, आप स्वयं मध्य प्रदेश से आते हैं, और वो लगातार कथावाचक करते हैं, शिव महापुराण की कथा करते हैं, लेकिन उन्होंने जो ये सलाह दी है कि 4 बच्चे करने चाहिए, आपकी प्रतिक्रिया रविंद्र तोमर साहब इस पर? निजी बयान है, बशर्ते ये है कि अब ये हम लोगों को देखना है कि देश में जिस प्रकार से लगातार जो है परिवार नियोजन की बात कही जा रही थी, और जिस प्रकार से जो है आबादी के नियंत्रण की बात कही जा रही थी, सरकार के एजेंडे में वो चीजें तो हैं, लेकिन अब उनका निजी बयान है, किस पर कहा है, क्या है उनका, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन रविंद्र तोमर साहब, आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सत्यनारायण शर्मा, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, वो बाकायदा कह रहे हैं कि वो सहमत नहीं है उनके बयान से। वो कहते हैं कि जिस शिव की आराधना करते हैं उन शिव के भी 2 पुत्र थे, और जिस तरह से महंगाई का दौर इस वक्त चल रहा है, महंगाई के दौर में 2-2 बच्चों को पालना मुश्किल है, ऐसे में 4-4 बच्चों की पैरवी करना ठीक नहीं है, ये पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लिहाज से भी ठीक नहीं है, और सत्यनारायण शर्मा जी का कहना है। आपकी प्रतिक्रिया रविंद्र जी इस पर? मैं कह तो रहा हूँ कि परिवार नियोजन पर सरकार का लगातार जोश चल रहा है, और मैंने ये भी कहा कि उनका निजी बयान है, बात तो वही हो गई कि जो उनका निजी बयान है तो उससे सभा क्या है, ये उनका निजी बयान है, ये तो उन्होंने कह दिया, सामान्य बात ये है। रविंद्र जी, आपके वहां शायद नेटवर्क के थोड़ा सा इशू है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर आपकी वीडियो को देख नहीं पा रहे हैं, तो एक बार कोशिश करते हैं कि वो प्रॉपर सही चीजें हो जाएं और आवाज भी आपकी प्रॉपर मिले हमें। संदीप जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे इस विषय पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने समर्थन किया है उनकी बात का। एक तरफ पूरा देश जो है वो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पर है, हम चीन को पीछे छोड़कर नंबर 1 पूरे दुनिया में बन चुके हैं जनसंख्या के मामले में, चिंताएं अलग अलग मंच पर लगातार की जाती रही हैं, और दूसरी तरफ से इस तरह के बयानों का समर्थन भी पार्टी के तमाम नेता एक स्वर में करते हैं कि हाँ, ये जो कहा वो सही कहा। संदीप शर्मा जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी, और क्यों आपको लगता है कि ये सही बयान है? देखिए हितेश जी, जब परिस्थितियां बदलती है तब उसके बाद स्टैंड बदल करके लेना पड़ता है। देश के भीतर में जब ये परिवार नियोजन का ये नियम चला, परिवार नियोजन कराना चाहिए, हम 2 हमारे 2, तो इस बात को सनातन धर्मियों ने बहुत ही मजबूती से इसको पालन किया। और आप देखेंगे कि जो नए जनरेशन है, हम 2 हमारे 2 के बजाय अब तो हम 2 और हमारे 1 की तरफ चले गए हैं। इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है आप देखिए, सनातन धर्मियों की संख्या जो है देश के भीतर में तेजी से घटने लगी, और जो सनातन धर्मियों की संख्या लगभग आजादी के समय 85% 86% थी, आज जो सनातन धर्मियों की संख्या घट करके 79% आ गई, 5-6% जनसंख्या घट गई। और आज देश के भीतर क्या है, पंडित जी ने ठीक कहा कि देश की रक्षा के लिए जो आना पड़ेगा सनातन धर्मियों को। आज जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं, जो भारत को माता मानते हैं, उन्हीं के कंधे पर है देश की रक्षा करना। जो भारत को माता नहीं मानते उनका क्या होगा? और ऐसे लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है जो भारत को माता नहीं मानते। इस परिस्थिति में भारत को माता मानने वालों की संख्या बढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर के वो जाकर के देश की रक्षा करेंगे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी लोगों को आगे आना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल सही है। एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी मैं आपको इधर बताना चाहूंगा बात को जी। ये आप देखेंगे कि आज विरोधी कांग्रेस पार्टी के लोग अगर कहीं ये कहते हैं कि जनसंख्या जो नियंत्रण मतलब रोक लगना चाहिए 2 जनसंख्या, तो अब हमारा प्रश्न है हमारे सत्यनारायण भैया से, वो बताएं क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो इस मामले में कितने दूर तक जा रहे हैं? उनकी पार्टी इस कानून को लेकर के कितना सहमत है? अपनी आवाज उठाए ना भाई कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, समान नागरिक कानून लाना चाहिए जिसमें सब लोगों को कितने बच्चे पैदा करना उस पर एक कठोर कानून बने, इस पर उनको बात करनी चाहिए। लेकिन उस पर जब बात उठती है तो कांग्रेस का तो सांप सूंघ जाता है। अभी एक नई बात आपने सुना होगा हितेश जी, आप कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उतनी संपत्ति उनके पास होना चाहिए।
राहुल गांधी उस दिन उनका एक बयान देख रहा तो कह रहे थे कि जिनकी जनसंख्या 40% है उनके पास अगर कहीं 20% धन संपदा है तो जिनके पास ज्यादा संपदा वो लेकर के उनको देने का काम होना चाहिए। तो आज प्रश्न ये उठ गया है कि कोई भी चीज संसाधन है उसका आधार किसके पास कितना रहेगा, उसको जनसंख्या बताइए। रविंद्र तोमर जी, ये दुर्भाग्यजनक है। तब रविंद्र तोमर जी, आपकी प्रतिक्रिया। विचार बहुत जरूरी हो गया। संदीप शर्मा जी का ये कहना है कि क्या कांग्रेस पार्टी जनसंख्या निवारण या जनसंख्या नियंत्रण के कानून के संदर्भ में आगे बढ़ने की स्थिति में है, इसको किस तरह से देखती है? क्योंकि उस पर कोई स्टैंड नहीं हो रहा पार्टी का, लेकिन इस तरह की जब बातें आती है तो उसमें बयानबाजी जरूर होती है। बताइए रविंद्र जी। इस कांग्रेस पार्टी की बात मान कौन रहा है? विपक्ष की बात भारतीय जनता पार्टी सुनने और मानने को तैयार कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी को ये चाहती विपक्ष रहना ही नहीं चाहिए, लोकतंत्र रहना ही नहीं चाहिए, जो हम करें वो होना चाहिए। तो ये केवल कहते हैं लेकिन करते क्या है उस चीज को? भाई जनसंख्या नियंत्रण की बात मैं कहाँ कर रहा हूँ? तमाम सरकारें लगातार प्रयास कर रही है जनसंख्या। और क्या आप में हम और आप सब देश के नागरिक हैं, हम और आप जब मिलकर के इस बार को सोचें तो क्या हम सब नहीं चाहते कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो हमारे देश की व्यवस्था ठीक रहेगी? इसमें कौन सी बुराई वाली बात है? और रहा सवाल विषय की बात करना चाहिए, ये तो सब सिस्टम चल रहा है, लेकिन जिस विषय पे हमें बात करनी चाहिए, हम महंगाई के दर से जूझ रहा है देश, बेरोजगारी के दर से नौजवान जूझ रहा है, उस विषय पे कोई चर्चा नहीं आती। आज हम जितनी संख्या में हैं जी, उनको हम रोजगार नहीं दे पा रहे और बात कर रहे इधर उधर की, ये कौन सा तमाशा है? ये बात समझने की है ना। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात रविंद्र जी आपने कही है। मैं यही पहले सवाल पे मैं चाह रहा था कि आप कम से कम ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा जिसको कांग्रेस पार्टी ने अपना महत्वपूर्ण चुनाव मुद्दा भी बनाया, संदीप शर्मा जी वो कह रहे हैं कि पहले ही जितनी जनसंख्या है उनके सामने महंगाई एक बड़ी समस्या है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, और ये लगातार संकट और चिंता जाहिर की जाती रही है कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और जिसमें आय में जो असमानता है वो भी लगातार बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर इन चिंताओं को लेकर भी बात होती रही है और दूसरी तरफ इस तरह की बातों का समर्थन भी। बताइए। मैं वही तो प्रश्न है हमारा कि देश की आजादी के समय जिस समूह की जनसंख्या 84% थी वो घट करके 79 हो गया, हमने उसका पालन किया। ये उन लोगों से क्यों नहीं पूछते जिनकी आबादी जो है 11% थी देश की आजादी के समय, आज वो जाकर के 16-17% हो रही है। उनसे ये लोग जाकर के प्रश्न क्यों नहीं करते? उनको रोकने के लिए क्यों नहीं बोलते कि आपकी आबादी क्यों बढ़ रही है? वहां पर जाकर के साफ सुन जाता है। और वो जो आबादी बढ़ रही है उसको ये अपना वोट बैंक समझ करके उनके लिए वो हरी झंडी देते हैं। वो अपनी मना कौन कर रहा है? सरकार आपकी है, इसके लिए मना कौन कर रहा है? करते हैं बीच में, सरकार आपकी है, आप हर फैसला ले रहे हैं, इसमें मना कौन कर रहा है इसको? आप बीच में मत बोलिए ना श्रीमान जी, आप मुझको बोलने दीजिए, आपकी बारी है कि बोलिए। मैं बोलने की बात मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस बात को आप कह रहे हो इसमें भी कांग्रेस पार्टी दोषी है। 10 साल से बिल्कुल दोषी है कांग्रेस राज्य में सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी समान नागरिक संहिता के तरफ कदम नहीं बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी देखिए संविधान बनने के बाद ही, देखिए बीच में बोलते हैं, ये बीच में प्रोविजन था सब संविधान बना था कि बाद में देश में समान नागरिक संविधान बनना चाहिए। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है, क्या स्टैंड है, इस बात को पहले आप क्लियर करिए। क्या आप सबके लिए समान कानून चाहते हैं? और नहीं तो इस तरह से बातों में और केवल सनातन धर्म के विरोध में खड़े होना तो आप लोगों को एक शगल हो गया है। जब भी सनातन धर्म के विरोध करने की बात होती है तो आपके शीर्ष नेता से लेकर के आप जैसे लोग आकर के खड़े हो जाते हैं और दृष्टांत हमको देने लगते हैं। अच्छा संदीप जी ये बताइए कि सनातन खतरे में है, ये बात की दुहाई हमें से दी जाती है। अब ये सनातन खतरे में है और अगर खतरे में नजर आता है तो इससे खतरे से निकालने के लिए क्या देश में हिंदुओं की आबादी बढ़ा देने से ही ये खतरे से बाहर निकल जाएगा या खतरा इसका खत्म हो जाएगा? इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए सीधी सी बात है, लोकतंत्र में मुंडे गिनने की बात होती है। लोकतंत्र में जिसकी ज्यादा संख्या होती है, जिसका ज्यादा मत होता है, सरकार उसकी बनती है। और अगर कहीं इसी तरह से अगर कहीं सनातन धर्मियों की संख्या घटते जाएगी देश में तो आने वाले समय में क्या होगा? आप बताइए कितने इस देश दुनिया के भीतर में कितने इस्लामिक कंट्रियां हैं, कितने क्रिश्चियन कंट्री हैं? कोई जो है कोई बात करने को तैयार नहीं है। चलिए ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिस तरह से हमने देखा प्रतिक्रियाओं में, मध्य प्रदेश के मंत्री नारायण सिंह पवार ने भी जिस रिपोर्ट का जिक्र किया और संदीप शर्मा जी भी यहाँ पर जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, इस रिपोर्ट को एक बार हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर दिखाएं, वो टेबल दिखाएं कि जिसमें अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट सामने आई थी
उस रिपोर्ट के संदर्भ में क्या कुछ चीजें निकल के सामने आई थी। एक बार हम चाहेंगे कि वो ग्राफिक्स अगर हमारे पास में है तो उस ग्राफिक्स को एक बार फुल फ्रेम दिखाएं। देखिए ये वो आंकड़ा है 1950 से लेकर 2015 तक की आबादी में किस तरह का बदलाव आया, ये रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट थी 2015 तक के, 50 से 15 यानी कि कुल मिलाकर ये 65 साल की का आंकड़ा है। 65 साल में हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हुई है और मुस्लिमों की आबादी 43% से ज्यादा बढ़ी है। ईसाई जो धर्म है उनकी आबादी भी बढ़ी है, सिखों की आबादी भी बढ़ी है, हिंदुओं की कम हुई और मुस्लिम की 43% बढ़ी, हिंदुओं की करीब 8% आबादी कम हुई। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार चिंता जाहिर करती है और बात करती है। इन सब के बीच रविंद्र तोमर साहब जानना चाहेंगे आपसे, ये जो आंकड़े सामने आए थे, इन्हीं आंकड़ों की दुहाई देकर लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता या संघ से जुड़े नेता इस बात को लेकर चिंता जाहिर करते हैं और आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण का काम किया है, मुस्लिम तुष्टीकरण का, इसलिए इतने सालों के दौरान ये बदलाव नजर आता है। बताइए। सत्ता इनके हाथ में है, इनको मना कौन कर रहा है? अभी इन्होंने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की बात करी, तो उसका विरोध किसने किया? कहीं किया किसी कांग्रेस की व्यक्ति ने विरोध? कोई नेता ने विरोध किया क्या? तो ये काम करे ना, उसमें मना कौन कर रहा है? ऐसे इन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, तो ये बात हम केवल कर रहे हैं कि इस देश में रहने वाला नौजवान रोजगार चाह रहा है, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, गरीब अमीर, सब चाह रहे हैं कि महंगाई कम हो। उस पे विषय पे बात नहीं करेंगे, बाकी हम आपकी सारी बातों से सहमत हैं, लेकिन इस समस्या का हल कर दीजिए ना। संदीप जी बताइए, सत्ता आपकी है, प्रदेश में सत्ता आपकी है, देश में सत्ता आपकी है, पिछले 10 साल से सत्ता आपकी है, किसने आपको रोका जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम करने के लिए या सनातन धर्म की मजबूती? बताइए जी। कौन रोक रहा है? बताओ किसने रोका? कहाँ रोक रहे हैं? बार महंगाई की बात करते हैं, आप केवल बात नहीं करते, सही आप करो ना उसका, हमको कौन रोक रहा है? अरे बीच में ठीक है रविंद्र जी, एक बार सुन लेते हैं संदीप जी को। हाँ बोलिए। सुनिए, देखिए जो महंगाई की जो बार बात करते हैं, इनके लिए लगातार हमारे नेशनल टीवी चैनल से लेकर सब जगह इनको जवाब दिया गया है, आंकड़े से ही जवाब दिया गया है। हमारे जितने भी बड़े नेशनल टीवी माध्यम वो सब इनको सांप सूंघ जाता है। अब मान लीजिए पेट्रोल की बात करते लोग, पेट्रोल की महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल की महंगाई बढ़ गई। सन 2004 में पेट्रोल क्या भाव था? 32 रुपए लीटर। वो पेट्रोल के इन्होंने ले जा करके 2014 में कहां छोड़ा? 74 रुपए लीटर था जिस समय इनकी सरकार मनमोहन सिंह की गई। तो कितना परसेंट बढ़ोतरी हो गया? इसको अंदाज लगना चाहिए। ये बढ़ोतरी लगभग 150% की बढ़ोतरी हो गई वहां पर। अब 74 रुपए का पेट्रोल आज जो है 100 रुपये में है। अगर इसकी बढ़ोतरी देखोगे तो आप मुश्किल से 66% बढ़ा है। तो कहां 150% इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी हुई? अभी मात्र 66% भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और ये महंगाई की बात करते हैं। तो इस तरह से जो बात करते हैं, लगभग सारी चीजों की यही हालत है। चाहे आप आटा ले लो, शक्कर ले लो, इनके कार्यकाल में 10 साल में जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई उसके आधा की भी बढ़ोतरी जो है इस पिछले 10 साल में नहीं हुई है। अभी उस तरह से बात करके ना अपनी ही केवल जो है भद्दे पिटाते हैं, इसलिए महंगाई की बात करना बंद करें। रोजगार के अवसर, चलिए रविंद्र तोमर साहब फाइनल कमेंट कीजिएगा, फाइनल कमेंट कीजिएगा। पंडित जी का कहना कि सनातन खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना कि वाकई सनातन खतरे में है, उसकी बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत है और आरोप कांग्रेस के ऊपर। बताइए रविंद्र तोमर साहब फाइनल कमेंट। सनातन कतई खतरे में नहीं, गोली गजनी गुलाम लोधी कर न सके बिस्मार जिसे, मिटा न पाई नादिर शाही तैमूरी तलवार जिसे। ये भारत है, ये अखंड है और अखंड रहेगा। और मैं आपको बता दूं, कभी सनातन का विरोध कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। मंदिर बना तो उसका विरोध नहीं हुआ, धारा 370 खत्म की उसका कोई विरोध नहीं कांग्रेस ने किया। और जो भी ये फैसला लेना चाहते, लेकिन बेरोजगारी महंगाई पे बात करते तो ये हमसे कहते सांप सूंघ जाता है, सांप तो इनको सूंघ जाता है। और मैं बता दूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 10 साल, जब अमेरिका जैसा राष्ट्र मंदी के दौर से गूंज रहा था तो भारत को उसकी जो इकोनॉमी को नियंत्रित किया ऐसा विद्वान प्रधानमंत्री। चलिए दोनों एक साथ बोल रहे हैं, ऐसे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समय मेरे पास में खत्म हो गया। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी। चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि एक तरफ जनसंख्या की बढ़ती आबादी जो देश की है वो वाकई में चिंता का विषय है और जिस तरह से बढ़ रही है, देश में संसाधन सीमित हैं। अब संसाधन के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है उतना ही जितने ज्यादा की आबादी बढ़ती है। तमाम अलग अलग चीजें हैं, गरीबी के फैक्टर को भी देखा जाएगा, शिक्षा की चीजों को भी देखा जाएगा, बुनियादी सुविधाओं की चीजों को भी देखा जाएगा। इसको लेकर चिंता अलग अलग मंचों पर होती है, लेकिन इन सब के बीच में इस तरह के बयान लगातार सामने आते हैं कि सनातन की मजबूती इसी में है कि हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करे। और इसी पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उस पर आज हमने डिबेट यहां पर करने की कोशिश की। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।